हाँ, तो बात हम जो है यहाँ पर क्या हो रही थी, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि गैमीट का फॉर्मेशन जो है करते समय कैसे हम जाने कि किसी भी जीनोटाइप से कितने प्रकार के डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, यही कैलकुलेशन चल रहा था। और हमने आपसे कहा था कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, इसमें यह है कि आपको n पाना है। n क्या चीज़ है? दैट इज द नंबर ऑफ जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ जीन इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इसमें हमने आपको मोनोहाइब्रिड के बारे में बात किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा हमने बात किया था डाई हाइब्रिड, और तीसरा बात किया था हमने ट्राई हाइब्रिड। ये इस तरह से, तो इसमें हम एक कैरेक्टर ध्यान में रखते हैं, इसमें दो कैरेक्टर ध्यान में रखते हैं, और इससे ज़्यादा करने पर पॉली हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कैलकुलेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो ट्राई हाइब्रिड तक ही पूछा जाता है। तो पहले केस में हमने आपको बताया कि जब हम किसी को एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन एक होता है और एलील कितने होते हैं? दो होते हैं। अब उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज नोन एज जीनोटाइप, जो दिखता नहीं है उसका एक्सप्रेशन दिखता है आपको, जो विजिबल इफेक्ट होता है किसी भी जीन का, दैट इज नोन एज फिनोटाइप। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील दैट इज इनविजिबल, इट इज बिहाइंड द कर्टेन प्लेइंग द गेम, इट इज द जीनोटाइप, राइट। अब जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन की जीन की संख्या n कहलाती है। और ये पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सपोज दैट मान लेते हैं कि एक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसी गैमीट सेल है, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल, जिसका कॉम्बिनेशन A एंड A है, इस प्रकार से है। तो इसमें कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? n इक्वल्स टू 1 होगा, एंड 2 की पावर n से हम निकालेंगे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? तो हाँ, गलत हो गया, हाँ 1 है, हाँ 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो दो प्रकार के ये गैमीट्स बन जाएंगे, इनसे हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल A, एक तो ये वाला हो जाएगा और दूसरा आपका गैमीट ये हो जाएगा, राइट। तो ये दो प्रकार के गैमीट्स आपको मिल जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल केस। नाउ कम टू कंसीडर हियर द डाई हाइब्रिड केस। तो डाई हाइब्रिड केस में हम क्या कर रहे हैं कि दो जीन आप कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन? एक तो जीन A है और दूसरा जीन B है। अब हम मान लेते हैं कि आइए हम मान लेते हैं कि एक जीन जो A है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और जो B है ये होमोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है, मीन्स द नंबर ऑफ जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट इज n इक्वल्स टू अगेन 1। तो यहाँ पर फिर वही 2 की पावर n से दो गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे, दो प्रकार के। वो गैमीट्स कौन कौन से होंगे? क्योंकि आपके जो डिफरेंस आएगा वो A की वजह से है, और B तो हमेशा कैपिटल B ही आएगा जब भी आएगा एक्सप्रेशन में। तो इनसे जो गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट आपका कैपिटल A कैपिटल B बनेगा और दूसरा गैमीट आपका स्मॉल a कैपिटल B बनेगा। तो एक गैमीट ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। इस तरह से ये दो टाइप के गैमीट्स यहाँ पर बनते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल केसेज हैं जहाँ पर कि एक या दो जीन का मामला होता है, लेकिन अगर ये बड़े केसेज होते हैं, 3 दिखा दिया, 4 दिखा दिया, तो फिर उस समय आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहाँ पर आप कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए ये 2 की पावर n जो फार्मूला है आपका, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जैसे मान लो कि अब इसी केस में अगर हम देखें कि हमने कहा कि कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, नाउ देयर आर टू जीन्स एंड बोथ आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो टोटल कितना निकलेगा? 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसको निकालें कैसे, कितने प्रकार के, तो संख्या हो गई। अब ये कितने प्रकार के गैमीट्स होते हैं, डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप लाइन मेथड यहाँ पर देखेंगे, फॉर्क लाइन मेथड कहते हैं इसको। तो पहली लाइन में A लिखेंगे, दूसरी लाइन में B लिखेंगे। तो पहली लाइन में कितने प्रकार के आपके पास हैं? 2 प्रकार के एलील, कैपिटल A और स्मॉल a। दूसरी लाइन में क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? दूसरी लाइन में जब हम ले चलेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके साथ कैपिटल B और स्मॉल b होगा।
इनके साथ, और इसी प्रकार से इनके साथ क्या हो जाएगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी हो जाएगा। तो जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे यहाँ पर तो गैमीट्स किस प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। ये कौन कौन से गैमीट, कैपिटल ए के साथ रखेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इसके साथ निकालेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। नाउ गैमीट नंबर 4, गैमीट नंबर 3, गैमीट नंबर 2 एंड गैमीट नंबर, ये 4 डिफरेंट प्रकार के हैं। यहाँ पर ये फॉर्क लाइन मेथड है, पहली लाइन दूसरी लाइन इसे फिक्स कर दो यहाँ पर। तो पहली लाइन में पहला जीन, दूसरी लाइन में दूसरा जीन, तीसरी लाइन में, इस प्रकार से आप निकालते हुए चले जाएंगे और आपको गैमीट्स मिल जाएंगे। यह मेथड आपके लिए बहुत आसान होगी, फॉर्क लाइन मेथड, क्योंकि परीक्षा में आपके पास समय कम होता है और कैलकुलेशन तेजी से करना रहता है जेनेटिक्स के क्वेश्चंस का। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे निकालेंगे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। इस तरीके से ही आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लो कि हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हमने आपको बताया है कि 3 जीन यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा, ए बी और मान लो कि ये सी है, ऐसे। अब यहाँ पर एन की वैल्यू फिर आपको 2 मिल रही है, क्यों, एक जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये है, दूसरा जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये है, लेकिन ये नहीं है हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस है। तो एन में किसको शामिल करेंगे, इसे शामिल करेंगे और इसको शामिल करेंगे। तो कैलकुलेशन जो आएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2 से 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो पहली लाइन हम फिक्स करेंगे किसके लिए, ए के लिए, दोनों लिख लेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। दूसरी लाइन हम फिक्स करेंगे इसके लिए बी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब तीसरी लाइन हम फिक्स करेंगे, तीसरी लाइन हम फिक्स करने जा रहे हैं, वो किसके लिए है, वो सी के लिए है। अब आपको मालूम है कि सी जो है वो एक ही प्रकार का है, दोनों कैपिटल ही है, तो आप एक सी यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर जब सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी, और पहले से क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और फिर इसमें क्या लेंगे, कैपिटल सी, तो ये क्या हो गया, ए बी सी। अब चलो ए लिखेंगे, स्मॉल बी लिखेंगे और फिर कैपिटल सी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। ये 2 गैमीट हो गए। अब चलो तीसरा हम देखें, तो ए के साथ बी लिखेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी लेकिन कैपिटल सी लिखा जाएगा, है कि नहीं। ये देखिए, अब इसके साथ क्या करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। इस प्रकार से आपको ये 4 तरह के गैमीट्स प्राप्त हो जाएंगे। एक गैमीट ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये प्राप्त हो जाएगा, है ना, ये है। इस तरह से ये फॉर्क लाइन मेथड है, इस मेथड से हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और बहुत आसान तरीके से आप जान जाएंगे इस चीज़ को, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, दैट इज द नंबर ऑफ जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो हमने गैमीट निकालना सीख लिया कि कितने प्रकार के गैमीट्स। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप में रहेगा कि अगर 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो क्या होगा, 3 है तो अगर सभी हो जाए तो क्या होगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। इसी केस में हम कैपिटल सी के बाद स्मॉल सी कर दें, क्या कर दें, कैपिटल सी के बाद अब हम यहाँ पर स्मॉल सी कर दें। चलो अब अगला केस देख रहे हैं कि जहाँ पर तीनों जीन इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एन की वैल्यू 3 होगी, 3 रखेंगे तो ये 4 के बजाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा। तो अब यहाँ पर ये सब चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपिटल सी स्मॉल सी सबके लिए फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम 2 में डिवाइड करेंगे इसको, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसको डिवाइड करेंगे कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। अब देखिए ये 8 कंडीशन बन रही है, 2 2 4 2 6 2 8, और इनको यहाँ से मिलाते हुए लाएंगे। तो पहला केस ए बी और कैपिटल सी, तो इसके सामने लिख देंगे ए बी सी। चलो दूसरा केस देखो, ए बी और स्मॉल सी, तो क्या हो गया, ए बी स्मॉल सी हो गया। चलो अब तीसरा केस देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल ए उठाएंगे, स्मॉल बी उठाएंगे, कैपिटल सी उठाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्मॉल बी कैपिटल सी। फिर क्या उठाएंगे इससे, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उठाएंगे। अब चलो स्मॉल ए वाले उठाएंगे, कैपिटल ए वाले, अब ये 4 गैमीट बन गए। अब किसका देखेंगे, स्मॉल ए वाले का। स्मॉल ए वाले का क्या देखेंगे, तो कहेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और फिर क्या लिखेंगे इसके साथ,
स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। अब इसके साथ क्या लिखेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और क्या लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये देखिए आपके पास 8 प्रकार के गैमीट्स हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे इस तरह से। तो इस प्रकार से आप फॉर्क लाइन मेथड से गैमीट्स बनाना आप सीख चुके हैं। अब कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो आप लगा लेंगे या नहीं, 2 की पावर n से निकालेंगे, फॉर्क लाइन मेथड से झर्र से रखेंगे, आपको गैमीट का टाइप पता चल जाएगा कि क्या होता है कि नहीं। और अगर हम गैमीट निकालना सीख गए तो अब आगे की कहानी देखेंगे। अब क्या करेंगे, हमने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द गैमेटोजेनेसिस, हाउ दिस गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस and what are the chances of segregation and crossing over. We will be discussing about all these things in chromosomal basis of inheritance. अभी तो हमने मेंडल के बारे में नहीं पढ़ा, अभी तो हम बैकिंग क्रिएट कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हैं जेनेटिक्स के कि सब कैलकुलेशंस आएंगे तो कैसे करेंगे, है कि नहीं। हाँ, तो अब हम चलेंगे और बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली स्टेज समझते हैं, वो कौन सी है कि जब हमने गैमीट बना लिया तो अब हम गैमेटिक यूनियन करेंगे। क्या करेंगे, गैमेटिक यूनियन, है कि नहीं। देखो मेरी तबीयत साथ दे रही है, अब ठीक नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर पहले भी नरक कर दिया, पढ़ा नहीं पाए पहली वाली क्लास में, हैं नहीं। अब आप लोगों ने हिम्मत बनाया ना, और मैं ऊपर बैठा हुआ था, हमने कहा बच्चे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाएंगे क्लास, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हमने लिख दिया कि चाहो तो वीडियो ले लो, आओगे तो हम पढ़ाएंगे ही। हालांकि मौसम बाद में धूप वाला हो गया तो ठीक हो गया, अब फिर आ गया बादल आ गया। ये बारिश जब तक होगी नहीं तब तक ठंडी की सीज़न ख़त्म नहीं होगी, और ठंडी की सीज़न बहुत जल्दी अचानक टेम्परेचर बढ़ेगा। आप जानिए कैसे, नियम जो प्रकृति का नियम है, जो क्लाइमेट है, उसके अनुसार बारिश अभी हो जाएगी, तो जितना भी ये कंडेंसेशन है ये क्या हो जाएगा, ये सब साफ़ हो जाएगा। जब साफ़ हो जाएगा तो सूरज की रोशनी अच्छी होने लगेगी, तो कोहरे को धर दबोचेगा, कोहरा ख़त्म, हल्का सा होगा तो सुबह शाम का कोहरा रहेगा बस, और जैसे कोहरा ख़त्म तो सूरज की गर्मी निश्चित रूप से मौसम में गर्मी ला देगा, है कि नहीं। हाँ, ये होता है। तो सभी तमाम जो अभी हाइबरनेशन में है कि नहीं, छिपकली, सांप वाँप ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब निकलना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं। मॉस्किटो भी आ जाएगा, छिपकली भी आ जाएगी, यानी कि मॉस्किटो ना आएगा तो छिपकली खाएगी किसको, तो इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, फ्रॉग भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, मामला सही कर लेंगे। चलिए, हाँ, तो बात कर रहे थे गैमेटिक यूनियन की। गैमीट फॉर्मेशन सीख लिया, गैमेटिक यूनियन होगा। गैमेटिक यूनियन में हमें कुछ भी नहीं सीखना है, फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ेंगे कैसे होता है ये सब, इतना जान लीजिए कि फ्यूज़न हो गया। तो इस प्रकार से गैमीट बनाकर फ्यूज़न करने को हम क्रॉस करना कहते हैं। क्या कहेंगे, टेक्निकल जेनेटिकल लैंग्वेज में इसको हम क्रॉस कहते हैं, है कि नहीं। तो जब भी नाम लिया जाएगा तो क्रॉस का मतलब ये होता है दिस इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ गैमीट्स, है कि नहीं। अब ये जो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, यूनियन इनका होता है, तो ये जो क्रॉस इसी को हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, क्रॉस में मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड हमने भी डिस्कस ही कर लिया है। बैक क्रॉस की बात करता हूँ। ये जो बैक क्रॉस होता है, इसको समझने के लिए हमें ये जानना है, बैक का मतलब होता है चलिए पीछे। तो क्या करेंगे कि F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड्स होते हैं उनका क्रॉस पेरेंट्स से कराया जाता है। किससे कराते हैं, पेरेंट्स से कराते हैं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ह्यूमन पॉपुलेशन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। किस पर, ह्यूमन पॉपुलेशन पर, क्योंकि ह्यूमन पर हम लैब में खड़ा करके उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम सरसों के खेत पर, मटर के खेत में मटर पर, इन सब पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन पर हम दूसरे एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करके उसका इम्पैक्ट का असेसमेंट कर सकते हैं कि इसी प्रकार से ह्यूमन में हो सकता है। लेकिन इसका कारण क्या है, एक तो कारण यह है कि जो ह्यूमन में लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, मान लो कि ऑन एन एवरेज, वैसे तो कहते हैं 100 साल है, लेकिन मान लो कि 65-64 ईयर है, सपोज दैट, मान लो, हम चाहते हैं कि सबका 100+ ही रहे, है कि नहीं। तो ये जो लाइफ स्पैन ह्यूमन में होता है इट इज़ लॉन्गर, ये काफ़ी। तो और अध्ययन किसको करना है, आदमी को। तो एक व्यक्ति का अधिकतम 2 पीढ़ी का अध्ययन कर लेंगे, अरे उसके बाप को देख लेंगे, उसके लड़के को देख लेंगे, तीसर की पीढ़ी है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ,
वही मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसका लाइफ स्पैन इतना थोड़ा है कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा तो 3-4 पीढ़ियों का इतिहास अपनी आंखों से देख कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इतना बड़ा महापुरुष कोई नहीं है कि इतना लंबा जीवन रहेगा उसका, है कि नहीं। तो वो उस लाइफ स्पैन चूंकि ह्यूमन में ज़्यादा होने की वजह से हम जेनेटिक्स के नियमों का अध्ययन इस पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मैक्सिमम रिसर्चेज की गई हैं वो ऐसे एनिमल्स में की गई हैं जो पहली बात वो लैब में कल्चर किया जा सके, उनको सर्वसुलभ हो, लाइफ स्पैन कम हो और वेरिएंट्स तमाम प्रकार के हों, उनमें तमाम प्रकार के एट्रीब्यूट्स हों जिनमें वेरिएशंस देखने को मिले, तो मजा आएगा जेनेटिक्स का। एंड द ड्रोसोफिला हैज़ बिकम द मोस्ट सुटेबल आइटम फॉर दिस रिसर्च। यहाँ पर जो ड्रोसोफिला है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित हुआ। क्यों? ड्रोसोफिला जो होता है ये कुछ हफ्तों में इसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, ब्रीडिंग साइकिल भी इसकी छोटी होती है कि नहीं। इसको हम लैब में कल्चर कर सकते हैं। केला रख दो, लैब में केला रख दो, फ्रूट फ्लाई इसीलिए कहते हैं इसको ना, केले की सुगंध सूंघ करके ये ड्रोसोफिला आ जाएंगे आपके घर में। तो लाइफ स्पैन कम होने की वजह से दूसरी चीज़, इनमें वेरिएंट्स बहुत होते हैं। जैसे आई कलर का अगर हम अध्ययन करें तो आंखों के कलर के ढेर सारे वेरिएंट्स होते हैं, है कि नहीं। मल्टीपल एलिलिज्म आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ड्रोसोफिला एनिमल किंगडम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सुटेबल आइटम है। इसी प्रकार से न्यूरोस्पोरा अगर हम बात करें, दैट इज आल्सो नोन एज द ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। तो वहाँ पर हम अगर अध्ययन करेंगे ड्रोसोफिला में, यहाँ पर एनिमल में और प्लांट्स में न्यूरोस्पोरा पर मैक्सिमम रिसर्च की गई है। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो बैक्टीरिया ई कोलाई पर मैक्सिमम काम किया गया है कि नहीं। तो ये सब ऐसे होते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विद शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड हैविंग ग्रेटर वेरिएशंस इन देयर स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमको तमाम प्रकार के वेरिएंट्स मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। परंतु ह्यूमन पॉपुलेशन पर सामान्य तौर पर बीइंग ग्रेटर लाइफ स्पैन इन सेवरल ईयर्स, तो और हम ही को अध्ययन करना है तो निश्चित रूप से कई पीढ़ियों का इतिहास हम सुनकर जुटा सकते हैं। महारानी विक्टोरिया की 7 पीढ़ियों का इतिहास हमें ज्ञान है, कैसे? किताबी ज्ञान है, देखा थोड़ी ना था, है कि नहीं। भगवान राम थे, त्रेता युग में आए थे, कैसे जानते हैं? ये पढ़कर जानते हैं। लिखा किसने? उनके समय में जो रहे होंगे उन्होंने लिखा होगा। तो ये लिटरेरी ज्ञान है हमारा। हमने एक्सपेरिमेंटली थोड़ा देखा कि भगवान राम इस दिन आए थे, ऐसे हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ह्यूमन पर रिसर्च नहीं कर सकते, उस पर एप्लीकेबल है, मतलब कि कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उस पर अध्ययन, क्योंकि कई पीढ़ियों का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि F1, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में संतानों का क्रॉस पेरेंट से नहीं हो सकता। इसके लिए प्रॉब्लम क्या है? एथिक्स। हम लोग सिविलाइज्ड हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है? रिश्तों का महत्व है, भाई बहन का महत्व है, पिता पुत्री का महत्व है, पिता और पति पत्नी का महत्व है, बाप बेटे का महत्व है। तो रिलेशंस होते हैं हमारे यहाँ, उन रिलेशंस की मर्यादा में हम बंधे हुए हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? कहते नहीं साला जानवर ही तो है। तो जानवर है कि क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया वो सिविलाइज्ड नहीं होता। कुत्तों में रिलेशन का सेंस होता है क्या? ड्रोसोफिला में रिलेशन का सेंस होता है क्या? नहीं। बर्ड्स में रिलेशन का सेंस नहीं होता। ये क्या है? ये नेचुरल पॉपुलेशन है। ह्यूमन इज नॉट द नेचुरल पॉपुलेशन। नेचुरल पॉपुलेशन किसे मानते हैं? नेचुरल पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन या नेचुरल पॉपुलेशन वो होती है जो रैंडमली मेट कर रही है। रैंडम मेटिंग का मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द मेटिंग पार्टनर्स। जहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए कोई रूल नहीं है, नियम बना करके हम नहीं करते। वहाँ पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं होती है। कैसी होती है? रैंडम मेटिंग होती है। कौन सी हाउस फ्लाई किस मेल पार्टनर के साथ मेट करके दोबारा दूसरे से मेट करेगी ये तय नहीं है। तो वहां पर क्या होता है? एवरी रिप्रोडक्टिव पार्टनर गेट इक्वल चांस टू मेट विद एवरीवन। कोई भी पार्टनर किसी से इक्वल चांस है, वो किसी से भी मेट कर सकता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन। देयरफॉर यहां पर जेनेटिक्स के नियमों का अध्ययन हम नहीं कर सकते। रैंडम पॉपुलेशन पर हार्डी वीनबर्ग रूल भी अध्ययन करते हैं, आपको पढ़ाएंगे आगे कि हार्डी वीनबर्ग रूल क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एज्यूम तो कर सकते हैं कि भाई F1 हाइब्रिड का क्रॉस करा रहे हैं किससे? पेरेंट से। तो जब ऐसा सोचते हैं तो इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले ही बता दिया है। इंटरेक्शन, 3 प्रकार के रूल्स थे, कौन कौन से? लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 मेथड थे, 3 नियम थे उसके। तो इन तीनों नियम को हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले आप ये जान लीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बैक क्रॉस समझने के लिए हम मोनोहाइब्रिड की चर्चा कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड में क्या होता है कि जो पेरेंटल जनरेशन है, ये कौन सी जनरेशन है? दिस वन इज द पेरेंटल जनरेशन।
पेरेंटल जनरेशन में यहाँ पर हम इसको मेल पेरेंट कहेंगे और इसे फीमेल पेरेंट कहते हैं, राइट। जो मेल पेरेंट होता है, अगर हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन बोलेंगे, है कि नहीं, और अगर एनिमल स्टडी कर रहे हैं तो स्पर्म बोलेंगे। चलो हम इसे स्पर्म मानते हैं। या हम अगर मटर के पौधे का अध्ययन कर रहे हैं तो ये पोलन है, पोलन से गैमीट लिया गया है, और ये कौन है, एग है, तो फीमेल हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो कह रहे हैं कि ये आर आर है, और ये कौन है। अब इसका जब गैमीट फॉर्मेशन होगा क्या बन रहा है, इसको हमने क्या बोला है, इसको बोला पेरेंटल जनरेशन, और ये क्या है, गैमीटोजेनेसिस है। यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस, यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस हो रही है। तो आपको मालूम है कि कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, सिंगल टाइप गैमीट ओनली। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मॉल आर, तो सिंगल टाइप ऑफ गैमीट ओनली। अब क्या होगा कि गैमीट फॉर्मेशन जब हो गया तो गैमेटिक यूनियन होगा, इसी को क्रॉस करना कहते हैं। जब क्रॉस करेंगे तो पहली पीढ़ी यहाँ पर बन रही है, इसको F1 कहते हैं, फीलियल जनरेशन 1, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, फीलियल जनरेशन 1 कहेंगे, F1 फर्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल करके ये हो गए, कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस है, हम इसी को हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहेंगे, हम इसको हाइब्रिड कहते हैं, या इसको बोलते हैं F1 हाइब्रिड, अक्सर बोलेंगे इसको कि ये हमारा F1 हाइब्रिड है, और ये हमारे पेरेंट्स हैं कौन, ये वाले। अब अगर इस बच्चे का क्रॉस, जो ये ऑफस्प्रिंग है, इसका क्रॉस इन दोनों में से किसी से करा दें तो वो बैक क्रॉस होगा। मतलब ये हो गया कि डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कह रही है कि द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड, द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड, क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। हम इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। यहीं पर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देख लीजिए। फ्लावर कलर की बात कर रहा हूं, आर का मतलब रेड, तो मटर में ये हम फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं। तो कैसा है कॉम्बिनेशन, ये रेड कलर ऑफ फ्लावर है, एंड दिस वन इज द वाइट कलर ऑफ फ्लावर, तो हियर इट विल बी रेड। यहां पर एक कॉन्सेप्ट स्टेब्लिश किया जा रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील द रेसिसिव एलील विल नॉट एक्सप्रेस। क्या चीज होगा यहां पर, इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील, द रेसिसिव एलील will not express। इसीलिए यहां पर हम कैपिटल आर को डोमिनेंट कहते हैं, दिस वन इज द डोमिनेंट एंड दिस वन इज रेसिसिव। स्मॉल आर का करेक्टर नहीं आएगा, किसका आएगा, कैपिटल आर का आएगा। अब यहां पर डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, ये चीज भी हम समझेंगे, और यहीं पर लगे हाथ हम ये भी समझ लेंगे कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। दो चीजें यहां समझना है आपको, क्योंकि हम अलग अलग नहीं बताएंगे, इसी में सब खींचते हुए निकलेंगे। हाँ, तो यहां पर दो फैक्ट हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, एक तो लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, पहला नियम है मेंडल का ये, और यहीं पर स्टेब्लिश करेंगे कि बैक क्रॉस का रिजल्ट क्या आता है। अब यहां पर देख रहे हैं कि चूंकि कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस है, इसको F1 हाइब्रिड बोलेंगे, 100% हाइब्रिड्स हैं ये। तो F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे करा रहे हैं, इफ वी मेक द क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ दीज टू पेरेंट्स देन इट इज नोन एज बैक क्रॉस, ठीक। लेकिन अगर स्पेशली हम रेसिसिव पेरेंट से करते हैं, किससे करेंगे, तो हम इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। इन अ बैक क्रॉस, in a back cross, if the F1 hybrid is crossed with F1 hybrid is crossed with only recessive parent, it is the test cross। इसी को हम नाम देते हैं टेस्ट क्रॉस, दिस वन, यानी कि स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस जिसमें हम F1 हाइब्रिड को केवल रेसिसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं,
तो वहाँ पर वो है तो बैक क्रॉस, परंतु वो स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस है जिसको हम क्या नाम देंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। वाई इज इट कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, वी विल सी लेटर हियर। अभी हम बताएंगे आपको इसको हम टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं। यहां तक आप समझ रहे होंगे तो हम कक्षा 6 से पढ़ रहे हैं, इसमें गुरुजी कौन सी बात बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हम चूंकि क्वेश्चन तो हर कोने से पूछा जाएगा ना, तो इसमें आप इतना जान पाएंगे ना कि ये जो है डोमिनेंसी बता रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंसी, बैक क्रॉस, ये भी आप समझते हैं, चलो ठीक है। लेकिन टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, क्यों कहते हैं टेस्ट क्रॉस, इसको हम समझेंगे, है कि नहीं। और एक एक स्टेप यहाँ पकड़ेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 100% ये रेड है। अब इनका अगर क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराया जाए तो चलो किसी में से दो प्रकार का क्रॉस बन रहा है। कंप्लीट डोमिनेंस आपको समझ में आ गया कि रेसिसिव एलील जो होगा दैट विल नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो व्हाट डू मीन बाय विल नॉट एक्सप्रेस, इट मीन्स दैट इट विल नॉट फॉर्म इट्स ओन मैसेंजर आरएनए एंड विल नॉट फॉर्म इट्स एंजाइम। क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टर डिस्प्ले करने के पीछे क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले? डीएनए विल फॉर्म द मैसेंजर आरएनए एंड नाउ दिस मैसेंजर आरएनए विल फॉर्म प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज ए काइंड ऑफ एंजाइम। यही तो एंजाइम है ना, प्रोटीन ही एंजाइम हो जाएगा, फिर कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। तो कह रहे हैं कि यहां पर अगर कैपिटल आर है तो जो कैपिटल आर का डीएनए है वो तो एक्सप्रेस करेगा, लेकिन स्मॉल आर का डीएनए इस लाइन पर नहीं बढ़ेगा आगे। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन केवल कौन से एलील का होगा, है डोमिनेंट एलील का होगा। और जो रेसिसिव एलील है या तो ये एंजाइम बहुत कम बनाएगा जिसका असर नहीं दिखेगा, या फिर ये एंजाइम बनाएगा ही नहीं। इन जनरल ये कहना कि रेसिसिव एलील एंजाइम नहीं बनाता ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील होता है ये रेसिसिव एलील को ट्रांसक्राइब करने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन की जो रफ्तार होती है वो थोड़ा कम होती है। इसलिए आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो रेसिसिव एलील होता है ये क्या करेगा, या तो एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में बनाएगा या फिर बनाएगा ही नहीं। तो दोनों मामलों में ये क्या हो गया, दब्बू हो गया, रेसिसिव हो गया, तो इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा उतना अच्छा और ये जो है कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा, ये बात है। तो जब भी आप डोमिनेंसी की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील द रेसिसिव एलील इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, मीन्स it is not allowed to form its own messenger RNA and so it is not allowed to form its enzyme also। तो ये अपना एंजाइम नहीं बनाएगा, और बनाएगा कौन, डोमिनेंट एलील। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंसी समझ में आ गई। आइए और यहीं पर अब हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस इन दोनों को समझ लेते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ए बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस इज ऑफ टू टाइप, एक सिंपल बैक क्रॉस है, दूसरा बैक क्रॉस का स्पेशल फॉर्म है जिसको हम टेस्ट क्रॉस कह रहे हैं। तो सपोज दैट कि आप डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं F1 हाइब्रिड का, तो लेट सी द रिजल्ट। यहां पर अगर हम देखें तो जो F1 हाइब्रिड है और पेरेंट हम ले लेंगे कौन सा, ये ले लेंगे, हैं कौन सा है ये, डोमिनेंट पेरेंट है, और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं, F1 हाइब्रिड से। ये कौन है, ये F1 हाइब्रिड है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, रेड 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 एंड रेड। अगर ये 100% कितने हैं, अगर 100% रेड आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमने ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। ये कौन है, ये बैक क्रॉस तो है लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। अब अगर हम टेस्ट क्रॉस कराएं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो केस नंबर 1 हो गया बैक क्रॉस का। अब बैक क्रॉस का केस नंबर 2 अगर हम लिए, यानी कि हम यहां पर कौन सा पेरेंट ले लें, स्मॉल आर वाला ले लें, रेसिसिव पेरेंट, और ये F1 हाइब्रिड है, ये है कौन, हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड है, और ये क्या है, रेसिसिव पेरेंट है। तो इसका क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे कराएं स्मॉल आर, इससे कराएं स्मॉल आर कैपिटल आर, इससे कराएं तो स्मॉल आर। यहां पर अगर हम देखें तो जीनोटाइप में जो रेशियो आ रहा है वो कितने का है, 2:2 का जीनोटाइप रेशियो आ रहा है, और जो फिनोटाइप रेशियो आ रहा है वो 100% है। 100% फिनोटाइप है और जीनोटाइप का रेशियो ये आ रहा है। लेकिन यहां पर जब हम जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जीनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है, वही होगा जो जीनोटाइप रेशियो आ रहा है वो कितना है, अरे भाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल आर वाले कितने हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2:2 या 1:1 कह सकते हैं, है नहीं।
और फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? जो फिनोटाइप रेशियो आएगा वो भी 2:2 आएगा, यानी कि रेड भी होगा और व्हाइट भी होगा। बात समझो। तो ये आपका बैक क्रॉस तो दोनों है, ये दोनों बैक क्रॉस हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस केवल कौन? जहां पर हम रेसेसिव पेरेंट का F1 हाइब्रिड से क्रॉस करा रहे हैं, यही टेस्ट क्रॉस है। अगर इतनी बात समझ गए हो तो हम उस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं, उसकी खोज में, कि टेस्ट क्रॉस हम इसे क्यों कहते हैं, वाई इज इट कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। इतनी बातें आप जान लीजिए, लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं तो, और फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हम इसको टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं। इधर वाला मिटा दे रहे हैं। हो गया? हम यहां जानना चाहते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस हम इसको क्यों कहते हैं। दरअसल में टेस्ट क्रॉस के बहाने हम इस बात को चेक करते हैं कि जो F1 संतान है, जो पहली पीढ़ी में बना है, वेदर इट इज हाइब्रिड और होमोजाइगस। क्योंकि हमें जेनेटिक्स में होमोजाइगस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जो होमोजाइगस होते हैं ये कैरेक्टर में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इंफीरियर होते हैं, जो होमोजाइगस होता है। ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम जेनेटिक्स में पर्पज हमारा यही होता है कि अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं, द पर्पज इज ओनली टू गेट द हाइब्रिड। जो हाइब्रिड्स होते हैं दीज आर सुपीरियर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इस बात को आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर, है कि नहीं? इस बात को यहाँ मेंशन करेंगे। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, लेकिन कैपिटल आर या स्मॉल आर, इन दोनों को हम प्योर लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? प्योर लाइंस कहते हैं। ये दोनों प्योर लाइंस होते हैं। बात को समझो। और जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये हाइब्रिड है। ठीक, जो हाइब्रिड होता है ये दोनों इंफीरियर हैं। कौन? इंफीरियर। किस मामले में है इंफीरियर? इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में ये इंफीरियर होते हैं, परंतु जो हाइब्रिड होता है इट इज सुपीरियर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये है। ये तीन प्रकार के कॉम्बिनेशन यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, और हम इंक्लाइंड किस तरफ है? हाइब्रिड की तरफ। सर्च किसकी कर रहे हैं? हाइब्रिड की। क्यों? क्योंकि कीमत किसकी है? हाइब्रिड की है। जेनेटिक्स के इतिहास में हाइब्रिड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण इसलिए है क्योंकि ये हमेशा कैरेक्टर में सुपीरियर होता है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। लेकिन जो होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रेसेसिव, ये दोनों अक्सर बुरे साबित होते हैं, अच्छे नहीं होते ये। इस प्रकार से अगर होमोजाइगस कंडीशन बन रही है तो जो प्योर लाइंस होते हैं इंफीरियर हो जाते हैं, और अगर हाइब्रिड बन रहा है तो हम इसे सुपीरियर मानते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कौन है? व्हीट प्लांट है। कौन सा है? व्हीट प्लांट। व्हीट प्लांट में हम जो कैरेक्टर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? कैरेक्टर हम ले रहे हैं द लेंथ ऑफ द
पी प्लांट, क्या ले रहे हैं हम, पौधे की लंबाई ले रहे हैं गेहूं की, एंड द जीन इज, यहां पर जो जीन ले रहे हैं इट इज टी, यहां पर जो जीन ले रहे हैं वो कौन है, टी है, एंड इट हैज इट्स 2 वेरिएंट्स, मल्टीपल एलिलिज्म नहीं है, केवल 2 ही वेरिएंट इसके मिल रहे हैं, एलील्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो कॉम्बिनेशन जीनोटाइप का यहां बनेगा, कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये बनेगा। ये 3 इसके कॉम्बिनेशन हम यहां दिखा रहे हैं पौधे की लंबाई को लेकर। व्हीट प्लांट है, गेहूं का पौधा, आप सभी लोग परिचित हो, सभी किसान हो, इस समय खेतों में गेहूं लगा है ना। तो व्हीट प्लांट जो है, इसमें पौधे की लंबाई के लिए जो जीन है, हमने यहां पर कैपिटल टी कंसीडर किया है। कैपिटल टी के 2 वेरिएंट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कॉम्बिनेशन कितने मिलते हैं, 3, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 3 यहां पर जो है कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, राइट। ये पौधा कैसा होगा, ये कैसा होगा, और ये पौधा कैसा होगा, नो। ऐसा मेंडल कहता था, मेंडल ने कहा था ये टॉल होगा, बट आफ्टर मेंडल वाज ए क्वालिटिशियन नॉट क्वांटिटिशियन। मेंडल कौन था, मेंडल वाज ए क्वांटिटिशियन, क्या था वो, क्वालिटिशियन था। क्वालिटिशियन और क्वांटिटिशियन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर। मेंडल किस कैटेगरी में था, वो क्वालिटिशियन था, वो क्वालिटी में विश्वास करता था। वो कहा कि बस 2 ये है, एक टू टॉल और दूसर का डॉर्फ। लेकिन अभी हमने जो चर्चा किया, मैंने कहा कि ऑफन द रेसेसिव एलील इज नॉट ऑलवेज साइलेंट बट इट एक्सप्रेसेस टू सम एक्सटेंट, राइट। बट होता क्या है कि इट फॉर्म्स द लेस अमाउंट ऑफ एंजाइम and the dominant allele produces greater amount of the enzyme, then the amount of enzyme will be average, not more nor less। किसमें, हाइब्रिड में। यहां पर अब जैसे हम बात करें कि अगर लंबाई के लिए जो एंजाइम जिम्मेदार है, अगर इसमें ज्यादा बन रहा है और इसमें कम बन रहा है, तो इसमें भी हम ज्यादा नहीं कह सकते, बल्कि इन दोनों का एवरेज बनेगा। नहीं समझे आप, क्योंकि यहां पर जो क्वांटिटिशियन थे, they gave equal importance to every kind of allele, they did not consider the dominancy or recessiveness। उन्होंने कहा कि no one is completely dominant and no one is completely recessive, every gene, if it is gene it has to express, right now अगर ये जीन है तो इसको एक्सप्रेस करना है, इसको क्या बनाना है, अपना मैसेंजर आरएनए बनाएगा। क्या स्मॉल टी यहां पर अपना मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा, क्या आप इसको डीएनए नहीं मानते हैं, तो ये अपना बनाएगा, बस रेट ऑफ एक्सप्रेशन कम होगा, और जिसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन कम है उसका एंजाइम कम बनेगा, जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा बनेगा। तो मेंडल ने इन दोनों केस में व्हीट प्लांट को कहा कि ये भी टॉल है और ये भी टॉल है अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन अब जो क्वांटिटिशियन मेंडल के बाद आए, उन्होंने क्या कहा नहीं भाई मेंडल, ऐसे नहीं हो सकता, हम किसी भी एलील को साइलेंट नहीं कर सकते, उसका कंट्रीब्यूशन लेस और मोर होना ही चाहिए, इसलिए हम एवरेज मानते हैं इसको। तो इस पौधे की हाइट जो होगी वो एवरेज होगी, और इस गेहूं की वैरायटी को इन्होंने एक नाम दिया सेमी डॉर्फ। क्या नाम दिया, ये सेमी डॉर्फ कर दिया। ये बात सबको समझ में आई। हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, वी आर कमिंग टू द पॉइंट टू जस्टिफाई इट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। है क्यों कहेंगे, हेट्रोजाइगस टॉल तो कहेंगे ही, हम कह देंगे, लेकिन वो टर्म पॉपुलर नहीं है ना, इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिखेगा टॉल ही। और खास करके जब मेंडल कह रहा है टॉल, तो आप क्या कर लेंगे, आप तो कहेंगे टॉल अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेकिन आप कहेंगे कि जब हम क्वांटिटिशियन की बात करते हैं तो इट इज नॉट टॉल एंड आल्सो इट इज नॉट डॉर्फ, बिकॉज वन एलील इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेसेसिव। तो one will express fully and other will express partially. Now what will be the impact? It will be the average impact right now. So what will be the length of the plant? It will be semi dwarf variety of the wheat. Yes. अब चलिए फायदे और नुकसान देख लें। अभी हमने आपको बताया कि जो हाइब्रिड होता है इट इज ऑलवेज सुपीरियर टू इट्स पेरेंट्स। जो हाइब्रिड होता है वो अपने प्योर लाइन के कंपैरिजन में कैसा होता है,
वो सुपीरियर होता है, जो हाइब्रिड होता है, यानी कि अपने बाप से ये सुपीरियर होगा। अब क्वेश्चन है इसका बाप कौन था, कैपिटल आर, इसकी माँ कौन थी, स्मॉल आर, और इन दोनों के ऊपर क्या हो गया, इसका करेक्टर सबसे अच्छा है। तो सुपीरियरिटी की जब हम बात करते हैं तो गेहूं के पौधे के लिए रहीम दास जी का, कबीर जी का कोई दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो नाउ कम टू द व्हीट प्लांट, द लेंथ ऑफ द व्हीट प्लांट। अगर गेहूं का पौधा ऐसा है, देखिए कैसा है, इधर वाला मिटा दें। अरे जेनेटिक्स बहुत मस्त है, आइए देखिए ना, खाली अगर मेंडले देखेंगे तो गड़बड़ है, हम तो सबको लेकर चलेंगे। आइए देखिए, देखिए ये है, ये कौन सा प्लांट है गेहूं का, कौन सा प्लांट है ये व्हीट का लंबा प्लांट है। अब इसे देखो आप, ये कौन है, ये कौन है, ये टाल है कि नहीं। अब इन्हें देखो, इसका नाम क्या है, गेहूं की खेती किस पर्पज से की जाती है पता है आपको, है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हीट प्लांट, फॉर टू पर्पज, वन टू गेट द सीड एंड अदर टू गेट स्ट्रॉ, भूसा, गेहूं और भूसा, दाना और भूसा। किसान किसके लिए खेती करता है इनकी, आप कह रहे हैं कि भूसा उसको ज़्यादा तब मिलेगा जब तना लंबा हो, ये वाला, तो इसको भूसा ज़्यादा मिलेगा और गेहूं भी ज़्यादा मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन मिलता नहीं है ऐसा, अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। अगर हम इस प्लांट पर जाएं तो इसमें तो कोनो पैदावार नहीं है, ना तो हमें गेहूं ज़्यादा मिली और ना हमें भूसा ज़्यादा मिली, हमें कोनो ना मिली भूसा, ना भूसा बहुत थोड़ा मिली और गेहूँ भी बहुत थोड़े मिलेगा। इसमें आएंगे तो यहाँ पर भूसा भी मतलब भर को मिल जाएगा और गेहूं भी मतलब भर को मिल जाएगा। तो कहेंगे साहब लेकिन इसकी कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा मिलता है, जी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय आज अभी जो आंधी चली है, हल्की सी बारिश हो जाए और गेहूं का तना लंबा हो और हवा चल जाए और हल्की सी बारिश हो जाए तो लोड बढ़ेगा पानी का और हवा तो पलट देगा गेहूं को। अब गेहूं ये जब पलटेगा तो जमीन में आके टच हो जाएगा, कहाँ पर, इसकी जो बाली है ये किसके कांटेक्ट में आएगी, मिट्टी के, और मिट्टी में अस्टिलागो के क्या होते हैं, अस्टिलागो का इन्फेक्शन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, हैं स्मट होता है ना, अस्टिलागो से स्मट डिसीज होता है, फंगल डिसीज, याद आया कि नहीं। तो क्या होगा कि गेहुआ बहुत लंबा रही और आंधी आएगा श्रवण भाई और पनिया बरसा तो पाती पे ओकरे लोड बढ़ी, बस झर्र से गिर जाई जमीन पर, और जब गिर गया तो इसकी जो बाली है वो मिट्टी के कांटेक्ट में आ गई और सॉयल बॉर्न इन्फेक्शन है ये, और सॉयल में उसके स्पोर्स पड़े हुए हैं अस्टिलागो के, झर्र से इसमें आएंगे और उसके बाद जितना गेहूं है सब ब्लैक हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो ना आपको दाना हाथ में आया और ना आपको भूसा ही मिला, दोनों बेकार। बात समझ गए। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है कि नहीं। तो अगर हम व्हीट प्लांट को बहुत लंबा कर दें तो क्या हो जाएगा, है खत्म कहानी इसकी। और अगर बहुत छोटा हो गया तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ना बहुत लंबा हो ना बहुत छोटा हो, हम तो भाई सेमी डॉर्फ वैरायटी की खेती करेंगे। इसलिए जो प्लांट ब्रीडिंग का चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसकी करते हैं, किसकी करते हैं, किसकी करते हैं, सेमी डॉर्फ वैरायटी की करते हैं। आप समझ गए ना। अब सेमी डॉर्फ वैरायटी गेहूं की तमाम है, कुछ इंडियन है और कुछ एक्जोटिक भी। जैसे इंडियन में जैसे सोनालिका है ना, कल्याण सोना है, ठीक है, और इसी प्रकार से जो बाहर की विदेशी तमाम प्रजातियां हैं, इसी प्रकार धान की तमाम प्रजातियां होती हैं, है कि नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि तना बहुत लंबा होगा तो सब ग्रेमिनीफेरा ग्रासेज ही तो हैं, तो इनके तने कमजोर होंगे, गिर जाएगा झर्र से। तो सेमी डॉर्फ वैरायटी का इसीलिए किया जाता है कि पौधे की लंबाई ज़्यादा ना हो, गेहूं का दाना बहुत मजबूत हो, मोटा हो, बस मजा आ जाएगा। तो किसान इसी की पैदावार करता है। इसीलिए यहां पर अब आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड इज ऑलवेज सुपीरियर टू इट्स होमोजाइगस पेरेंट। नाउ ये जो सुपीरियरिटी है यहां पर, इट इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे इसको, द सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर इट्स होमोजाइगस पेरेंट इज नोन एज हेटेरोसिस और हाइब्रिड बीगर कहते हैं इसी को, लिख लीजिए आप। द सुपीरियरिटी ऑफ
द सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड over its homozygous parent is known as, एक यहां पर हम टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोसिस। क्या कहेंगे? इट इज नोन एज द हेटेरोसिस, या इसको एक नाम से और जानते हैं, हाइब्रिड वीगर कहते हैं इसको, हाइब्रिड वीगर, VIGOUR, ये टर्म है, ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, हेटेरोसिस और हाइब्रिड वीगर। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो हम किसकी तलाश करेंगे? प्योर लाइन की या हाइब्रिड की? किसकी तलाश करेंगे? वी विल बी ऑलवेज इन सर्च ऑफ हाइब्रिड बिकॉज इट इज सुपीरियर ओवर इट्स होमोजाइगस पेरेंट राइट नाउ। तो यहां पर जो ये वाला प्लांट है ये सुपीरियर होगा। बारहसिंघा का एग्जांपल ले लो। बारहसिंघा समझते हो ना, एंटलर्स क्या होते हैं? इनकी जो सींगें होती हैं वो 3 वैरायटी की थी। कौन सी? एक बारहसिंघा ऐसे थे जिनकी बड़ी बड़ी सींगें थी, बहुत बड़ी बड़ी, 2-2 मीटर के। एक बारहसिंघा ऐसे थे जिनकी सींगें बहुत छोटी थी, और एक बारहसिंघा ऐसे थे जिनकी सींगों की लंबाई जो है वो एवरेज थी, राइट। अब बड़ी सींग वाले बारहसिंघा भी नहीं रह गए और छोटी वाले, ये दोनों मार डाले गए। किसने खा लिया? शेर ने। वो कैसे? क्योंकि बारहसिंघा को जब शेर ने दौड़ाया तो बारहसिंघवा दौड़कर गुफा में घुस जाता था, तो बचा लेता था अपने आप को। अब क्या हुआ कि शेर ने दौड़ाया, अब चलो उनके हम बात करी, जौने के जौन सिंघिया है वो बहुत लंबी है, वह बड़ी बड़ी सींग वाले, तो बघवा दौड़ाइस और बारहसिंघवा भाग, और गुफा में सुरंगिया में घुसा जब लगा तो कर सिंघिया वहीं फंस गए। वो दौड़ करके सुरंग में घुस नहीं पाया, बस शेर ने पीछे से हमला करके इनको साफ कर दिया। इस प्रकार से ये अपने आप को बचा नहीं पाए और इस दुनिया से चले, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में थे। एंटलर्स में जो सींग थी उनकी लंबाई, दूसरके जो थे छोटी सींग वाले, इनको भी शेर ने खा लिया, क्योंकि सिंघिया इतनी छोट रही कि फुच फुच मारे का मार ही न पावे भगवा का। शेर से लड़ना है ना, तो इनके सिंघिया नुकीली नहीं रही, तो उससे लड़ें तो सींग छोट छोट है, तब तक वो रपट के खाए ली। और जो बारहसिंघवा बिचवा वाला है, जिसकी सींग न बहुत लंबी है और न बहुत छोटी है, धारदार है, नुकीली, तो बघवा आवा कहीं ना हो, तू दांते से मरबो, हम सींग से मारब, भय झगड़ा, तो जैसे ओकर ऊपर हमला की तब तक के सिंघिया मारी, इस गम से पेटवा में घुस गए बघवा के, तो सरवा गिर गए। और जब गिर गया तो यहाँ पर बारहसिंघा जीत गया। क्यों? क्योंकि उसकी सींग की लंबाई जो थी वो एवरेज थी। तो हियर इट इज आल्सो सुपीरियर टू इट्स होमोजाइगस पेरेंट। तो इसीलिए कहा गया कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। और संस्कृत में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। इसलिए कहते हैं भैया औसत रहो, बहुत ज़्यादा कूदो ना और न बहुत ज़्यादा शांत रहो, है कि नहीं? गंभीर, धीर, वीर, गंभीर, यही पर्सनालिटी अच्छी होती है। तो सब कुछ हर जगह सेट हो रहा है। हमने आपको जेनेटिक्स में 2 एग्जाम्पल लेके बताया है कि व्हाट इज द सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड। तो व्हाई वी आर इन सर्च ऑफ द हाइब्रिड, हम इसलिए हाइब्रिड को सर्च कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होती है। आप कह रहे हैं कि इसको चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? कि कौन हाइब्रिड है, आओ इसे चेक करें। तो चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस करा देते हैं। अब टेस्ट क्रॉस सामान्य तौर पर प्लांट्स में होता है। किस में होता है? जहां पर हम हाइब्रिड सीड पैदा करते हैं, किसी भी फसल के लिए हाइब्रिड सीड पैदा करते हैं, तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या काम करते हैं? सीड की टेस्टिंग करते हैं कि ये बीज अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो जिसकी टेस्टिंग हो जाती है तो उस पर एक टैग लगा देते हैं कि इट इज द सर्टिफाइड सीड, और उसको बोरे में भर करके और प्रो एग्रो अलग अलग प्रकार की कंपनी वाले उसको बेच देते हैं। लेकिन ये काम पहले कहाँ होता है? लैब में होता है। इसलिए उसकी वैरायटी पर रिसर्च होता है कि वास्तव में हाइब्रिड है या नहीं है। तो हाइब्रिड की पहचान कैसे करेंगे? तो हमने कहा हम टेस्ट क्रॉस करा देंगे। तो अभी जो हमने आपको बताया टेस्ट क्रॉस, तो अगर टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो जीनोटाइप 2:2 मिलेगा और फिनोटाइप भी 2:2 का मिलेगा। लेकिन अगर ये बैक क्रॉस केवल है और टेस्ट क्रॉस नहीं है तो उसका जीनोटाइप 2:2 मिलेगा और फिनोटाइप 100% मिलेगा। तो अगर फिनोटाइप 100% मिल गया तो इसका मतलब वो हाइब्रिड नहीं है। F1 करके देख लो मिला करके। अगर हम इसको हाइब्रिड नहीं कर रहे हैं, प्योर लाइन कर रहे हैं, तो आपको फिर करेक्टर क्या है? तो वहाँ पर आपको हाइब्रिड मिलेगा ही नहीं, सब प्योर लाइन हो जाएंगे।
और अगर ये हाइब्रिड है तो 50-50% आपको मिलेगा, जो अभी टेस्ट क्रॉस में दिखाया था। तो टेस्ट क्रॉस का पर्पज क्या होता है? द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू चेक वेदर द F1 ऑफस्प्रिंग इज हाइब्रिड और नॉट। इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस। द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू चेक, द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस, पर्पज ऑफ द टेस्ट क्रॉस इज टू चेक, चेक या टेस्ट करेंगे whether the F1 offspring is hybrid or not, hybrid और not, ये हम चेक करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में आपको यह बताएंगे कि इस हाइब्रिड का आजकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या है। हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों किसान को एपोमिक्टिक प्रोपेगेशन करना चाहिए। हम अगले लेक्चर में अपने यही चर्चा करेंगे कि एपोमिक्टिक प्रोपेगेशन हमारे लिए सुविधाजनक और लाभकारी क्यों है। आजकल एपोमिक्टिक सीड्स पर किसान क्यों इंक्लाइंड हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। तो आप ये मत समझो कि हम आपको मेंडल पढ़ा रहे हैं। मेंडल तो एक छोटा सा, उसने एक ग्राउंड क्रिएट कर दिया जेनेटिक्स का। तो एक एक चीज हम आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट इज इट्स इंपैक्ट, ये सारी बातें हम करेंगे। और इसी में घूम घुमाकर सारे जो क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जामिनर भागे जितना भाग सके, कहाँ तक भागेगा, सबलवा बनाएगा तो जो हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी है उसी के अंदर रहेगा। उसकी औकात ये नहीं कि उस परिधि से निकल कर बाहर जाएगा, जितना खींच दिया है ना। बस ये बात और है कि सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया था लक्ष्मण रेखा का, तो कष्ट में थी। तो जो लक्ष्मण रेखा आपके लिए खींच देंगे कि इसी के अंदर पढ़ाई करनी है, इतने में से क्वेश्चन मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसी में से सब मिल जाएगा। और परीक्षा हाल में आप मेरे बारे में सोचकर एंजॉय करेंगे कि सर ने ये बताया था, देखो ये मिल गया, देखो ये मिल गया, ऐसे होगा वहाँ, इस तरह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल बताएंगे एपोमिक्टिक सीड पर।